तो यहाँ तक चीजें हमारा कार्डियोवेस्कुलर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम रेस्पिरेटरी इमरजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। 2 सेशन तो मैंने आप लोगों को बोला ऑलमोस्ट लगेंगे। एवरी डे आप लोग अपना माइंड मेकअप कर लें कि 2 सेशन तो हम लोगों को अटेंड करने पड़ेंगे। तो एक सेशन हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा कार्डियोवास्कुलर के साथ कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी और मजा आया होगा। काफी चीजें इसके अंदर आई होप बहुत सारे लोगों के लिए न्यू होंगी, बहुत सारे लोगों को शायद मालूम हो। तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज स्टार्ट करें फिर हम लोग। थैंक यू। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के सिर्फ आप लोग अपने लेवल्स पे नाम याद कर लेंगे ना तो बहुत है। जैसे आईसीडी, सीआरटी, बेसिक लेवल पे तो हम लोगों को तो ये मालूम ही नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट सच बात बताऊं। ये तो हमने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे और ये सारी चीजें की है तब जाके हमें ये पता चला है कि आईसीडी किसको कहते हैं, सीआरटी किसको कहते हैं। तो आप लोग तो लकी हैं, अब तो आप लोगों के लिए मीडियम्स बहुत अच्छे हो गए। ठीक है ना, इस तरीके के डॉक्टर प्लेस एकेडमी जैसे मीडियम्स आप लोगों को मिले हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट के बहुत सारी चीजें अभी से आप लोगों की नॉलेज में होगी। बहुत सारे लोग आप लोगों में से इंशाल्लाह ताला आगे चीजें कर रहे होंगे या करना चाह रहे होंगे। तो आप लोगों को कम से कम बेसिक नो हाउ है तो दैट्स इज रियली गुड। ठीक है ना, आईसीडी हम लोगों ने देखा इंट्राकार्डिक डिवाइसेस कैसे लगती हैं, सीआरटी टू बी ऑनेस्ट हमने तो नाम ही, मैं तो कार्डियो की ट्रेनिंग में जब गए तब जाकर हम लोगों ने इनके नाम सुने हुए थे। बहरहाल एनीवे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज। ठीक है, तो इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। ओके, सो रेस्पिरेटरी इमरजेंसी भाई क्या है, सबसे पहले देखें रेस्पिरेटरी डिजीज में सबसे ज्यादा आपके पास क्या होगा। एस्थमा की पेशेंट्स हैं, आजकल तो सीजन चल रहा है, दमे वाले मरीज तो बेचारे बड़े परेशान है। सर्दियों के अंदर आप लोगों को पता है दमे वाले मरीज, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के पेशेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। सीओपीडी के पेशेंट्स हो गए आप लोगों के, तो सीओपीडी हो गया, एस्थमा हो गया, हाइपरवेंटिलेशन है, नमूनिया के पेशेंट्स हैं। तो यही कॉमन इमरजेंसीज हैं रेस्पिरेटरी में जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कॉजेज क्या क्या हैं, सबसे पहले देखें। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ मैंने आपको बताया कि या तो कार्डियक कॉजेज होते हैं या पल्मोनरी कॉजेज होते हैं। कार्डियक कॉजेज अब हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, अब हम पल्मोनरी कॉजेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में क्या होगा, पेशेंट को ऐसा लगेगा मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है, वर्किंग हार्डर टू ब्रीथ, ऑफ चेस्ट टाइटनेस। हार्ट कंडीशंस में क्या क्या होगा देखिए, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एनीमिया में क्या होगा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ में, एंजाइटी भी है, लंग कंडीशंस हैं। ठीक है, एस्थमा अब लंग कंडीशंस हैं, हम इससे लिंक्ड है। अब हम ये चीजें कर चुके हैं। ठीक है ना, एनीमिया कैसे हार्ट फेलियर करेगा और हार्ट फेलियर कैसे शॉर्ट ऑफ ब्रेथ करेगा सारा हमें पता है। एंजाइटी कैन लीड टू शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। अब हम पल्मोनरी कॉजेज के ऊपर हैं और हम पल्मोनरी के हवाले से चीजें को डिस्कस करेंगे यहाँ। ठीक है ना, सिम्टम्स ऑफ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ क्या क्या होंगे भाई, एंजाइटी, स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, फटीग, रैपिड ब्रीदिंग, कफ, वीजिंग, चेस्ट पेन, ये सारे सिम्टम्स हैं जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल कॉजेज में अगेन आपके आ जाते हैं रेस्पिरेटरी कॉजेज क्या क्या होते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के भाई, एस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया। ठीक है ना, ये इसको कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जस्ट ए मिनट। वेट गाइस, आई थिंक हैंग पता नहीं क्यों हो गया। हाँ यस हो गया ना, ठीक है। हाँ, तो एस्थमा, रेस्पिरेटरी काजेज में आपका एस्थमा आ गया, ब्रोंकिएक्टेसिस, सीओपीडी, चेस्ट इन्फेक्शन, कोविड 19। कोविड 19 को तो हम सब लोग भूल ही नहीं सकते, पूरी लाइफ चेंज हो गई लोगों की। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कॉजेज में आपका ये आएगा नमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलस, रेस्पिरेटरी फेलियर, ट्यूबरक्लोसिस। सो दीज आर योर पल्मोनरी कॉजेज, रेस्पिरेटरी कॉजेज। कार्डियक हम डिस्कस कर चुके हैं। साइकोलॉजिकल में आपके पैनिक अटैक्स और एंजाइटी। पैनिक अटैक्स और एंजाइटी आपके साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है ये, यंग फीमेल्स आप लोगों को मिलेंगी, उनमें आपको पैनिक अटैक्स भी मिलेंगे, एंजाइटी भी मिलेगी। और उसकी वजह से अक्सर करके कंप्लेन करती है यंग फीमेल, सांस शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। हम आपको ना कोई पल्मोनरी काज मिलेगा ना आप लोगों को जो है वो कोई कार्डियक कॉज मिलेगा उनमें, लेकिन आप लोगों को साइकोलॉजिकल कॉज मिल सकता है। स्पाइनल में तो काइफोसिस या स्कोलियोसिस वाले पेशेंट तो आप लोगों को वैसे ही अलग से नजर आ जाते हैं। ठीक है, बाकी एनीमिया कैन लीड टू शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। एनाफाइलेक्सिस के पेशेंट को जब एनाफाइलेक्सिस होता है तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो सकते हैं।
किडनी डिजीज के पेशेंट, ओबेसिटी, जिनका वजन बढ़ जाता है उनको वैसे ही सांस फूलता है, तो ओबेसिटी इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। स्मोकर्स, स्मोकर्स अगेन वही बात है कि वो सीओपीडी करेगा स्मोकिंग की वजह से, तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा। थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट है, तो दीज आर द कॉजेज फॉर द ट्रिगर्स फॉर द ब्रेथलेसनेस। ठीक है, काजेज ऑफ डिस्निया क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ये पल्मोनरी और हार्ट फेलियर वाली बात है। ठीक है, ये आपका नीमोथोरेक्स आ गया, ये नीमोथोरेक्स आपका पल्मोनरी में आता है। ठीक है, ये देख लें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, ये सीओपीडी की पिक्चर दी हुई है। ये हार्ट फेलियर के कॉजेज आपके आ गए शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के। फॉरेन बॉडी कोई फंस जाती है ट्रेकिया में, ठीक है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, तो ऑब्वियसली उसमें से भी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मैंने आप लोगों को कार्डियक में पढ़ाया, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी के हवाले से। प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइसीमा, सो ये देखें लंग से सारे ही लिंक्ड है ना, ये सारे लंग से ब्रांचेस निकल रही हैं और लंग से ही शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज और मेडिकल इमरजेंसीज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और इनएबिलिटी टू ब्रीथ एट ऑल। ठीक है, टाइप्स क्या हैं, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो ये चीजें डिस्कस करेंगे। एस्मा, आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में जो है वो कॉमन है ना। ठीक है, तो एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी आ गया आपका, हाइपरवेंटिलेशन, एनाफाइलेक्टिक शॉक, सीओपीडी आ गया। ठीक है, तो जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। आपके क्या फैक्टर्स हैं एस्थमा के, आप, सॉरी यार, गाइज आप लोगों को अभी शेयर हो रही है, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सका, आई एम रियली सॉरी। स्क्रीन आप लोगों को शेयर नहीं हो सकी, अभी आ रही है। हाँ मैं भूल गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं वापसी आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। माय मिस्टेक, सॉरी गाइस, माय मिस्टेक। ठीक है, मैं वाकई में भूल गया, और क्योंकि मुझे थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे मेरी आवाज भी चेंज है, क्योंकि मुझे जुकाम जो है ना खुद फील हुआ हुआ है, तो सॉरी फॉर दैट। एनीवे, मैं आप लोगों के लिए ये वापसी स्लाइड्स जो है ना रिपीट कर दूं। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे रेस्पिरेटर। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, मैं वापसी शुरू करता हूँ, क्योंकि ये देखें। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, ये मेरी स्लाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे, लंग लंग कंडीशन से हम लिंक्ड हैं अब। ठीक है ना, सीओपीडी, एस्थमा और इन्फेक्शंस को, एंजाइटी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हार्ट कंडीशंस है, एनीमिया है, ये मैं आप लोगों को वैसे ही ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये मैं बता रहा था। ये सिम्टम्स हैं आपकी, देखें, चेस्ट पेन, वीजिंग, कफ, रैपिड ब्रीदिंग, फटीग, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ठीक है, डिजीनेस, चेस्ट पेन, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। या जस्ट एक मिनट, ये होना चाहिए, मैं इसको जूम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जूम हो जाए आपकी स्क्रीन तो फिर ज्यादा आप लोग देख सकें इसको, तो इसलिए थोड़ा वेट आई थिंक। तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज के अंदर जो हम लोग ये सिम्टम्स हैं, आई होप कि आप लोगों को भी हो रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये सिम्टम्स हैं ऑफ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ की। ये स्लाइड थी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखिए, हम रेस्पिरेटरी कॉजेज से लिंक्ड हैं। एस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस, सीओपीडी, कोविड 19, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हो गई आपकी, पल्मोनरी एम्बोलस, रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक के, और ये साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं जो कि यंग फीमेल्स में कॉमन होते हैं, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। ठीक है, काइफोसिस और स्कोलियोसिस स्पाइनल तो हमें पता ही है। अदर में एनीमिया, एनाफाइलेक्सिस आ गए, थायरोटॉक्सिकोसिस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, यही सारे रीजन है, तो ये वो स्लाइड थी। ठीक है, ये एक काजेज ऑफ डिस्निया है, और ये आप देख सकते हैं कि देखें इसमें किस तरीके से नीमोथोरेक्स कैन काज शॉर्ट ऑफ। हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, तो नीमोथोरेक्स ये भी आपके लंग में आ गया। फॉरेन बॉडी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हार्ट फेलियर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डेफिनेशन आ गई आपकी। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी ब्रीदिंग और इनएबिलिटी टू शॉक। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो एस्थमा, एम्फाइसीमा, और अपने ब्रोंकाइटिस, हाइपरवेंटिलेशन, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड सीओपीडी। एस्थमा क्या है भाई? एस्थमा इज a chronic inflammatory disease of the airways that causes airway hyperresponsiveness, mucosal edema and mucus production। एस्थमा सिंपल है कि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कहाँ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है? आपके एयरवे की, आपके लंग्स की। और क्या है कि ये हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, देखें कोई भी एलर्जी
जब हम लोग नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं, कोई किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को लेट सपोज स्मोक एलर्जी होती है, तो हम ऑब्वियसली जब एलर्जेंस हमारे अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट तो करेगी ना। तो ये हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है, कुछ लोगों की बॉडी ज्यादा रिएक्ट करती है। ठीक है, अब दो लोग हैं, दोनों लोग सिगरेट पीते हैं, एक कहता है मुझे दमा है, एक कहता है मुझे दमा नहीं है। तो भाई एक की बॉडी जो है वो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस में जा रही है, उसको म्यूकोजल एडिमा ज्यादा हो रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है, उसकी बॉडी ज्यादा रिएक्ट कर रही है उसी स्मोकिंग को दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में। तो दैट इज कॉल्ड एस्थमा। अब एस्थमा के क्या क्या फैक्टर्स है? बहुत सारे फैक्टर्स है। कॉजेज ऑफ एस्थमा में एनवायरमेंटल फैक्टर है, एयर पोल्यूशन आ गई आपकी, स्मोकिंग आपकी आ गई, डस्ट आ गई, पेट्स आ गए। अक्सर करके मैंने तो पेशेंट को देखा है जिनके पेट्स होते हैं ना, उनके अंदर तो खास तौर पे मैंने एक दो बंदों को तो लाजमी देखा है कि उनकी फैमिली में एक दो लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है। सबको नहीं तो एक दो को होती है। अच्छा, अब उसी घर में 10 अगर लोग रह रहे हैं तो 10 के 10 एस्थमेटिक नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, वो मतलब कुछ लोग बिल्लियां पालना या डिफरेंट चीजें करना, या जिस तरीके से पेट्स होते हैं, खासतौर पे तोते हो गए, या किसी ने बहुत मुर्गियां रखी हुई है, तो उसमें सब लोग थोड़ी एस्थमेटिक होते हैं। 10 लोग हैं तो उसमें से दो आपको एस्थमेटिक मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस टू एन एलर्जी, उनके लंग्स जो है वो ज्यादा हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो रहे हैं, तो वो डेफिनेशन पूरी होती है एस्थमा पे। पेट्स हो गए, केमिकल्स हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से केमिकल्स है, बहुत सारे लोग हैं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। अब फैक्ट्री में हर काम करने वाले को तो इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, वही है कि कुछ लोगों का ज्यादा हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा हाइपर रेस्पॉन्सिव होता है, या ओवर एक्टिव होता है सिंपली, और बजाय इसके कि दूसरे लोगों के हिसाब से। अच्छा, जेनेटिकल फैक्टर्स वो तो फिर आप यू कांट चेंज द जेनेटिकल फैक्टर्स ना, एक ये बड़ी बात है ना। अब अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी को, प्रीवियसली उसको मतलब है, उसके फादर को मदर को एस्थमा है, फैमिली में रन करता है, बहुत सारे पेशेंट हैं देखे आते हैं मेरे पास, ठीक है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है और जीन्स की तो उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, उनका तो फिर एस्थमा कंट्रोल ही कर सकते हैं, और उनको ट्रिगिंग फैक्टर्स से आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मेडिकेशन में हम क्या क्या देते हैं इसमें? डायलिटेशन ऑफ एयरवेज करेंगी, क्या देंगे? इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, भाई बड़ा फेमस है वेंटोलिन। वेंटोलिन वेंटोलिन देते हैं हम लोग, वो क्या है आपका ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक है, और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो वो क्या करेगा? एयरवे क्योंकि कंस्ट्रिक्ट होते हैं इसमें, अल्ब्यूट्रोल, अल्ब्यूट्रोल की भी एग्जांपल दी हुई है बहरहाल इसमें, वेंटोलिन सेल्ब्यूटामोल आ जाता है, अल्ब्यूट्रोल हो जाता है। साथ में स्टेरॉइड भी देते हैं। स्टेरॉइड इसलिए देते हैं क्योंकि कार्टिसोन आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तो जो इनहेलर आते हैं ना, जैसे वेंटिलेटर, अपने वेंटोलिन का इनहेलर आ गया, सेल्बो के नाम से आ जाता है, तो उसमें वेंटोलिन वाला होता है, या जेल्टाइड के नाम से भी इनहेलर आता है, या बहुत सारे इनहेलर आते हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसमें फ्लूटिकाजोन कोई स्टेरॉइड भी मिक्स होता है, साथ में बीटा 2 एगोनिस्ट भी होता है, ताकि एक एयरवे को डायलेट करे, दूसरा इन्फ्लेमेशन को कम करे। प्रॉब्लम क्या है एस्थमा में? एस्थमा में दो ही प्रॉब्लम है ना, एक तरीके से आपका जो एयरवे है उसकी कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो उसको डायलेट करना है, और दूसरा इन्फ्लेमेशन हो रही है। डेफिनेशन क्या बताई मैंने आप लोगों को इस्तेमाल की? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड हो जाता है। इनहेल्ड लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट भी हम यूज करते हैं, ई फॉर्मेट्रोल आ गया। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे इनहेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सेल्बो के नाम से, जेल्टाइड के नाम से, जेरिटाइड के नाम से। ठीक है, जो आपके इनहेलर्स आते हैं उसमें मोस्टली आपके बेक्लोमिथाजोन या मीथाजोन साथ में कंबाइन हो रहे होते हैं। और खास तौर पे आजकल तो वो आ गए हैं आपके कॉम्बीवेयर और टायोवेयर, वो भी आ गए, उसमें भी फॉर्मेट्रोल होते हैं आपके, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है विद। तो आजकल वो भी चल रहे हैं। दूसरा आप लोगों को बड़े फेमस है मोंटी गेट टेबलेट, आप लोगों को पता है मोंटी का टेबलेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, माइटी का टेबलेट बहुत है, तो ये इसका ट्रीटमेंट में आता है, जेफिर ल्यूकास, मोंटी ल्यूकास। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। क्या करते हैं? ल्यूकोट्राइन्स, क्योंकि ल्यूकोट्राइन्स हमारे लंग्स में प्रोड्यूस करते हैं और ये इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो जब ल्यूकोट्राइन इनिबिटर हम देते हैं, मोंटी का देते हैं, तो वो हमें जो है वो कंटिन्यू रखनी होती है। आप लोगों ने देखा होगा लॉन्ग टर्म मोंटीगेट सीजनल वाइज, सीजनल एलर्जिक एस्थमा हो रहा होता है, तो उसमें हमें हम ये कंटिन्यू देते हैं। सॉरी गाइस। अच्छा, उसके बाद थियोफाइलिन। थियोफाइलिन में आपका जो ब्रोंकोडायलेटर है, थियोफाइलिन इज आल्सो ए ब्रोंकोडायलेटर, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है। साइड इफेक्ट्स थोड़े से ज्यादा देखते हैं थियोफाइलिन में हम, वरना बड़ी अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है। हाँ, लेकिन बेमीफिक्स के नाम से टेबलेट आती है जिसमें बेमीफाइलिन है, वो थियोफाइलिन का समझ ले भाई है।
ठीक है, फिर उसके बाद डॉक फाइलिन के नाम से भी टेबलेट आती है, फाइलोड के नाम से भी टेबलेट आती है 400 मिलीग्राम में। बेबीफिक्स तो बहुत फेमस है, सब लोग मुझे यकीन है जानते होंगे। वो 400 मिलीग्राम की टेबलेट है, हाफ बीडी पे हम लोग दे देते हैं, तो वो थियोफाइलिन के ही डेरिवेटिव्स हैं असल में। और थियोफाइलिन ये क्या करता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एयरवे की कंस्ट्रिक्शन है, तो डायलेट करना है। ठीक है, बीटा टू एगोनिस्ट हेल्प इन द डायलेटेशन ऑफ एयरवे, लेवल ब्यूट्रोल हो गया आपका, सेल ब्यूट्रोल हो गया, वही सेम बात है, बीटा टू एगोनिस्ट आपके वही वेंटोलिन वाली एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपका सीरप आ जाता है अपने, सीरप भी एक फेमस आता है इसका। एबेरल स्टेरॉइड टेबलेट्स होती है, ये अगेन है एस्थमा के पेशेंट्स में बड़ी फेमस है। डेल्टा कॉर्टिल की टेबलेट्स आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा, बिल्कुल डेल्टा कॉर्टिल हम देते हैं और अकॉर्डिंग टू वेट देते हैं। और फिर 5 मिलीग्राम की टेबलेट है, फिर हम चार चार टेबलेट से स्टार्ट कर देते हैं, विद 3 दिन आप ये खाएं, फिर टेपर करते हैं उसको। ठीक है, तो डेल्टा कॉर्टिल की टेबलेट तो बहुत फेमस है, और डेल्टा कॉर्टिल एस्थमा की पेशेंट में हम क्यों देते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है इसलिए, और अल्टीमेटली पेशेंट आपका इंप्रूव हो जाता है। फूड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फूड खाने चाहिए एस्थेटिक पेशेंट को। फूड रिच इन विटामिन सी लाइक कीवीज, कीवीज फ्रूट देखा होगा आप लोगों ने, खाया भी होगा, ब्रोकली है, बेरीज आती है, ऑरेंजेस आती है, टोमेटोज आते हैं, तो विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। फूड रिच इन विटामिन ई लाइक आलमंड्स, स्पिनच एंड द स्वीट पोटैटो, ये बड़े अच्छे हैं। फूड रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लाइक कैनोला, कोड, फ्लैक्स सीड्स एंड मस्टर्ड। Whereas this is the nutrition that actually a athletic patient should take. ठीक है, फ्रूट्स टू अवॉइड, कौन कौन से फ्रूट अवॉइड करने चाहिए उसूलन को, ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं ना वो कुछ क्यों क्यों अवॉइड करने चाहिए। ड्राइड एप्रिकॉट में क्या है भाई, कुछ ऐसे एलर्जीन्स हैं जो कि जिनकी वजह से ओवर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाती है। कुछ आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों को अंडे से भी एलर्जी होती है, कुछ लोगों को फिश से भी एलर्जी होती है, तो कुछ फूड है जो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फ्रोजन और प्रीपेड श्रिम्प, फूड विद हाई अमाउंट ऑफ सल्फाइड एंड प्रिजर्वेटिव लाइक पिकल, अचार, अचार खट्टी चीजें हम मना करते हैं ना, ठंडी और खट्टी चीजें। तो फूड दैट इज एलर्जिक टू योर बॉडी, ये फूड हमें अवॉइड करना है। एम्फाइसीमा या सीओपीडी पे आ गए हम, क्या करना चाहिए, लंग डिजीज रिजल्ट इन शॉर्ट ऑफ ब्रेथ ड्यू टू ओवर स्वेलिंग ऑफ एल्वेलाई। एम्फाइसीमा का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ओवर स्वेलिंग ऑफ एल्वेलाई। देख रहे हैं आप, स्वेलिंग होगी एल्वेलाई की, उसकी वजह से शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा पेशेंट। अब ये स्वेलिंग क्यों होगी, स्वेलिंग होती है स्मोकर्स, टोबैको स्मोकर्स कैन लीड टू, मरीजुन्ना स्मोक, बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा जो ये हशीश या चर्स या डिफरेंट चीजें सिगरेट में भर के स्मोक करते हैं। ठीक है, जिसको कोकेन या डिफरेंट या मरीजुन्ना एक ड्रग है, ये सारी एडिक्टेड ड्रग्स हैं, जिनको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहें, भंग कहें, चर्स कहें। ठीक है ना, या ये इस तरीके की चीजें जो होती हैं उनको भरकर पीते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि सिगरेट के अंदर हीरोइन भरते हैं और हशीश टाइप चीजें भरते हैं, तो वो भर के उसको स्मोक करते हैं, इनहेल करते हैं। कोकेन हो गया, चर्स हो गई, तो उस दे कैन लीड टू एम्फाइसीमा, एयर पोल्यूशन, केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट। ब्रोकोडाइलेटर, ब्रोकोडाइलेटर, ब्रोकोडाइलेटर देखें, एस्थमा हो या सीओपीडी हो, ऑलमोस्ट मैनेजमेंट तकरीबन सिमिलर रहती है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों के अंदर तकरीबन एक है, बस वो थोड़ा एक है ओवर रेस्पॉन्सिवनेस है। लेकिन अक्सर करके आप देखेंगे, देखिए ब्रोकोडाइलेटर में इस्तेमाल भी देते हैं, ब्रोकोडाइलेटर में यहाँ भी देना है, क्योंकि प्रॉब्लम ओवर स्वेलिंग ऑफ एल्वेलाई है। तो ओवर स्वेलिंग की वजह से आपके क्या होंगे, आपके जो एल्वेलाई हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेलमेट्रोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, इनहेल थ्रो इनहेलर्स, अगेन इसमें भी हम इनहेलर देते हैं, बेक्लोमिथाजोन हो गई। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ही प्रॉब्लम है। ब्रोंकाइटस, ब्रोंकाइटस क्या है भाई, आजकल बड़ा चल रहा है, कॉमन है, ब्रोंकाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका है। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इन द लंग्स दैट काजेस कफिंग। ब्रोंकाइटस जो है ना आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ऑलमोस्ट आ जाता है, ब्रोंकस में आपका पूरा जो है लार्ज टू मीडियम साइज एयरवेज आपके अफेक्टेड होते हैं। तो ये भी पार्ट है ऑफ सीओपीडी, सॉरी लोअर पार्ट में आता है, अपर पार्ट में नहीं। ब्रोंकाइटिस हैपेंस व्हेन ए वायरस, बैक्टीरिया और इरिटेंट पार्टिकल ट्रिगर इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आता है आपका ये ब्रोंकाइटिस में। ठीक है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग अगेन। तो ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा दोनों पार्ट है वैसे सीओपीडी के ना। मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे आप। एंटीबायोटिक तो आप तभी देंगे जब पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, वरना कोई वो नहीं होता। एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्रोंकोडाइलेटर जो है वो मेन है इसके। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन
प्रॉब्लम अगेन दो हैं, याद कर ले, याद हो जाएगा आप लोगों को कि एक तो इन्फ्लेमेशन होती है और एक इसमें कंस्ट्रिक्शन होती है। तो इन्फ्लेमेशन होती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी में आपको स्टेरॉइड देनी है, ठीक है ना, स्टेरॉइड देनी है। और ब्रोंकोडायलेटर में आपको ब्रोंकोडायलेटर्स देने। ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन से होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इनहेलर्स होते हैं, और या मेडिकेशंस में फाइलिन आती है, डॉक्सिलिन, अपने डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से आती है, और डॉक्सीफाइलिन, सॉरी डॉक्सीफाइलिन, बेबीफिक्स के नाम से आती है, ठीक है। म्यूकस क्लियरिंग डिवाइस टू हेल्प टू कफ अप फ्लूइड मोर इजीली। ऑक्सीजन थेरेपी टू ब्रीथ बेटर, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी बड़ी मेन ट्रीटमेंट है सीओपीडी की, ठीक है। डोमिसलरी ऑक्सीजन भी देते हैं हम लोग, कह देते हैं, लेकिन पेशेंट लेते नहीं है, प्रॉब्लम ये। वरना ऑक्सीजन जो है ना, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, एल टॉट जिसको हम बोलते हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को, सीओपीडी के पेशेंट को हम लोग देते हैं। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी भी हो रही है भाई आजकल तो। चेस्ट की फिजियोथेरेपी जो है ना, वो हेल्प करती है इन रिमूविंग दी एक्सेस म्यूकस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? टू लोअर द चांसेस ऑफ गेटिंग एक्यूट ब्रोंकाइटिस और फ्लेयर अप ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्टे अवे फ्रॉम सिगरेट स्मोकिंग एंड सिगरेट स्मोक। सीओपीडी का पार्ट है ब्रोंकाइटिस, तो सिगरेट स्मोकर ही इसका मेन रीजन है। गेट द फ्लू वैक्सीन, यस, आप लोगों ने लगवाई है फ्लू वैक्सीन? फ्लू वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए। और साल में एक दफा लगती है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों में से लगवाई होगी। तो सीओपीडी के पेशेंट्स को रिकमेंडेड है, एस्थमेटिक पेशेंट्स को भी रिकमेंडेड है, 6 महीने से ऊपर के हर बच्चे को तकरीबन ऑलमोस्ट रिकमेंडेड है। अगर नहीं भी है सीओपीडी या एस्थमा या कुछ ऐसा रेस्पिरेटरी इशू, स्टिल आप लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंजा या अपना फ्लू शॉट लगवाना चाहिए पर ईयर, एक साल में एक दफा लगती है, ठीक है। मेक श्योर परटूसिस वैक्सीन इज अप टू डेट। भाई वैक्सीन तो इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन पेशेंट्स की होनी चाहिए। नीमोकोकल वैक्सीन भी लगती है इन लोगों को, दो वैक्सीन लगती है, एक फ्लू वैक्सीन एवरी ईयरली और न्यूमोकोकल वैक्सीन इन 5 इयर्स। ये मैं आप लोगों को बता दूं, 5 साल में एक दफा लगती है न्यूमोकोकल वैक्सीन सीओपीडी के पेशेंट्स में, टू प्रिवेंट द नमोनिया एंड टू प्रिवेंट द ब्रोंकाइटिस, ठीक है। मास्क पहने, ये तो एक इम्पोर्टेंट ही है। पेंट परफ्यूम्स या जो भी उसके फैक्टर्स, जो भी आप लोगों को पता है फैक्टर्स है, उन सबको अवॉइड करना है। उसके बाद हाइपरवेंटिलेशन क्या है? हाइपरवेंटिलेशन इज अ कंडीशन व्हेन द पेशेंट स्टार्ट टू ब्रीथ वेरी फास्ट। किसमें कॉमन होता है हाइपरवेंटिलेशन? अगेन जब फीमेल्स में कॉमन होती है। एंजाइटी, पैनिक, नर्वसनेस, स्ट्रेस क्या है? बहुत सारी फीमेल्स के अंदर जो होता है वो हाइपरवेंटिलेशन के साथ ही आती है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, एंजाइटी है, पैनिक है, झगड़ा हो गया घर में, नाराजगी हो गई, कोई मसला हो गया, दे स्टार्ट टू ब्रीथ फास्ट। दिस इज हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम। सेल्फ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सेल्फ केयर स्टेप दैट मे बी हेल्पफुल इन सम लेस सीरियस केसेस। रिलैक्स कराएं पेशेंट को। पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स हमने तो इमरजेंसी में देखे और आप लोगों ने भी डेफिनेटली देखे होंगे, कि फंक्शनल केसेस जिसको हम बोलते हैं ना, अगर उनके घर वालों को ये बता दिया जाए कि भाई आप लोगों ने कोई झगड़ा किया है, क्या किया है, पेशेंट को, यंग फीमेल्स अक्सर खास तौर पे 19-20 टीनेज की जो फीमेल्स आती है, वो उनको अगर बता दिया जाए उनके घर वालों को, एंड दे यूज टू टॉक, और वो खुद कहते हैं कि वाकई में जब हम इनकी बात मान लेते हैं तो इनकी तबीयत भी सही हो जाती है। तो रिलैक्स करें और टेक रेस्ट करें, तो पेशेंट को रिलैक्स कर दें, ठीक है। सीओपीडी is a type of obstructive lung disease characterized by long-term breathing problem and poor air flow. Causes में स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन है। इसमें मैंने कंबाइन कर दिया है आप लोगों के लिए एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस को, वो थोड़ा अलग करके पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको सीओपीडी को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। जेनेटिक्स वही सारी इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशंस है, ब्रोंकोडाइलेटर्स है, अल्ब्यूट्रोल, ग्लूकोकार्टिको, मैनेजमेंट वही है, सेम मैनेजमेंट, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक पेशेंट अगर आपका इन्फेक्टेड है या एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी के साथ पेशेंट आ गया है, सीओपीडी तो है अंडरलाइन, मगर पेशेंट को सिवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली यू हैव टू एड द एंटीबायोटिक, फिर आपको एंटीबायोटिक देनी होगी ना, मे बी प्रिस्क्राइब टू अवॉइड और क्योर लॉन्ग लंग इन्फेक्शंस। एजिथ्रोमाइसिन इज द मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीओपीडी में। अगर एंटीबायोटिक के अंदर आपको लेना है पेशेंट को या एक्यूट एक्सासर्बेशन में लेना है, तो एजिथ्रोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस है आप लोगों के लिए, ठीक है, दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट भी होती है भाई सीओपीडी की, बुलेक्टोमी, लंग ट्रांसप्लांटेशन। अब ये तो बहुत हमारे पास तो यहाँ पे तो नहीं होती, ठीक है, पाकिस्तान में तो भाई अवेलेबल नहीं है लंग ट्रांसप्लांटेशन और बुलेक्टोमी में भी हो। एडवाइज इन केसेस अदर ट्रीटमेंट फेल टू। अब देखे ना, पहले वो फेल है पेशेंट, बहुत सारे होते हैं जो कि फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट होते हैं, तो देन उसमें जो है वो एनलार्ज एयर सैक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम लंग्स। जो एयर से खराब हो जाती हैं परमानेंटली और रेस्पॉन्स नहीं कर रही ट्रीटमेंट को, तो उनको फिर समझ लें एक तरीके से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, उसको बुलेक्टोमी के। तो दिस इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी पेशेंट।
एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन तो ऑटोमेटिकली जो है वो आखिर की स्टेज है आपकी, जिसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, थेरापी, सीओपीडी की मेन ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, डोमिसलरी ऑक्सीजन, एलटॉट थेरापी हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी, एलटॉट। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में एलटॉट। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरापी इज द मेन ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव ब्रीदिंग, क्योंकि द पेशेंट सीओपीडी के होते हैं मोस्टली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन में आजकल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें चेस्ट फिजियोथेरापी भी आ गई है। टीम्स ऑफ स्पेशलिस्ट टीम प्रैक्टिस इंप्रूविंग ब्रीदिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है स्पेशली। ठीक है ना। अब एस्थमा और सीओपीडी को कंपेयर कर लेते हैं हम। मोर इंटरमिटेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इंप्रूवमेंट इन द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन विद ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, इधर इंटरमिटेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे प्रोग्रेसिवली वर्स होती रहती है। ठीक है, ऑफन प्रेजेंट इन सिक्स्थ डिकेड ऑफ लाइफ, अक्सर करके ओल्ड एज पेशेंट मिलेंगे आप लोगों को। स्टार्टिंग में स्मोकर्स में सीओपीडी डेवलप जल्दी से नहीं होती है, सीओपीडी टेक्स टाइम। मगर एस्थमा अगर कोई होगा, एस्थमेटिक पेशेंट होगा, वो जल्दी डेवलप कर जाएगा। आपको बच्चा भी मिलेगा एस्थमा के साथ, आपको यंग पेशेंट भी मिलेगा एस्थमा के साथ। ठीक है, लेकिन सीओपीडी आपको मोस्टली क्या कर रहा है, ऑफन प्रेजेंट इन सिक्स डिकेड ऑफ लाइफ और लेटर इन पेशेंट। मोर परमानेंट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी इस पे, लेस रिवर्सिबिलिटी एंड लेस नॉर्मलाइजेशन ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। रिवर्सिबल भी ये कम होते हैं सीओपीडी के पेशेंट। मगर एस्थमा को अगर आप देखेंगे तो ब्रोकोडायलेटर्स के साथ ये माशाल्लाह इंप्रूव हो जाते हैं इस तरीके के पेशेंट, और एस्थमा के पेशेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं आप। ठीक है ना, ब्रॉड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिस्पॉन्स है, एयरवे रीमॉडलिंग हो जाती है। और अगर देखें तो सेलुलर इन्फ्लेमेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी इन्फ्लेमेटरी है, इसमें सेलुलर इन्फ्लेमेशन है आपकी इसिनोफिल्स के साथ, मास्ट सेल्स के साथ, टी सेल्स के साथ। यहाँ पे सेलुलर इन्फ्लेमेशन है न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, इसिनोफिल एंड मास्ट सेल। तकरीबन ये सेलुलर इन्फॉर्मेशन तो तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है सीओपीडी या एस्थमा में, मगर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन आपको डिफरेंशिएट कर देती है, रिवर्सिबिलिटी डिफरेंशिएट कर देती है, मॉडलिंग। एयरवे मॉडलिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे जो डैमेज होंगे आपके एयरवेज या एल्वोलाई, वो रिकवरी फेज में आ सकते हैं एस्थमा में, मगर सीओपीडी में नहीं आते। ठीक है, अगेन ये पिक्चर और क्लियर कर देगी आप लोगों को। देखें क्या होगा, सीओपीडी का एज ऑनसेट जो है वो ज्यादातर 40 साल से ऊपर लोग होते हैं सीओपीडी के पेशेंट्स, और एस्थमा आपका किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकता है। तो सीओपीडी थोड़ी सी ओल्ड एज डिजीज है, ये सिंपली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, स्मोकिंग कॉमन मिलेगी आपको, स्मोकिंग एस्थमेटिक में कॉमन में और मे नॉट भी प्रेजेंट मिल सकती है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री सीओपीडी में आप लोगों को नहीं मिलेगी, एस्थमा के अंदर आपको कॉमन मिलेगी। कार्डिनल फीचर में कफ, एक्सपेक्टोरेशन, डिस्निया, ये तो तकरीबन आपको चेस्ट टाइटनेस वाली फीलिंग एस्थमा में ज्यादा मिलेगी। वीजिंग आप लोगों को जो है एस्थमा में मिलेगी ज्यादा। ठीक है, तो स्प्यूटम में जो है वो, एस्थमा में स्प्यूटम इतना नहीं होता, पेशेंट आपको कहेगा इतना ज्यादा बलगम वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन जब यहाँ पे हिस्ट्री आपको सारी मिल रही है तो इसमें आपको बलगम का ज्यादा पैदा होना या म्यूकस का ज्यादा पैदा होना आपको होगा। ठीक है, स्पायरोमेट्री पे हमें क्या मिलेगा, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ किस किस्म की होगी, ब्रोंकोडायलेटर्स पे किस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा सीओपीडी में, एस्थमा में। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग टेबल है। एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस एब्सेंट होती है 50% ऑफ केसेस में, लेकिन एयरवे का हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस एस्थमा में हमेशा आपको प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, एयरवे का हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस 50% केसेस में आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है सीओपीडी में। तो बड़े डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है एस्थमा और सीओपीडी को, आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये अगेन एक और स्लाइड है, देखें। एलर्जी आपको जो है एस्थमा में कॉमन मिलेगी, सीओपीडी में आपको एलर्जी की हिस्ट्री एज सच नहीं मिलेगी। स्मोकिंग आपको अगेन मेजर फैक्टर है। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एपिसोडिक नॉक्टर्नल अटैक्स, रात में शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गए। ठीक है, और ये प्रोग्रेसिव ओवर इयर्स एंड डे टाइम है। रिवर्सिएबल होता है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एस्थमा में रिवर्सिएबल है। जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन दोनों में होता है, सीओपीडी में भी होता है और एस्थमा भी होता है, इसमें नहीं होती रिवर्सिबिलिटी सीओपीडी में, इसमें डैमेज हो जाते हैं एयरवेज। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ गुड, प्रोग्रेसिवली पुअर। नमूनिया 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 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट्स हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग दैट इज caused by microbial agent pneumonitis is a general term that describes an inflammatory process in the lung tissue that may predispose a patient to or place a patient at risk for। तो निमोनाइटस क्या है, नमूनिया क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा इज कॉल्ड नमूनिया। सिंपली कर लो ना डेफिनेशन को कि भाई लंग पेरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन होना या इन्फेक्शन होना इज कॉल्ड नमूनिया। और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज,
Pneumonia is an infection of the lung that is caused by bacteria, viruses, fungi, parasite. It is characterized by primarily by inflammation of alveoli in the lungs. एल्वलाई की सोजिश हो जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है, that are filled with the fluid. क्या होता है नमूनिया में? नमूनिया आपका बैक्टीरियल नमूनिया भी होता है, वायरल नमूनिया भी होता है, फंगल नमूनिया भी होता है, पैरासाइट्स भी होते हैं। तो डिफरेंट काजेज हैं नमूनिया के जो इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं या इन्फेक्शन कर सकते हैं लंग पेरेन्काइमा की या लंग टिश्यू की सिंपली। या तो उसमें क्या हो जाता है, आपके एल्वोलाई जो है लंग्स के अंदर क्या होते हैं, फिल्ड विद द फ्लूइड। एल्वोलाई आर माइक्रोस्कोपिक सेक्स इन द लंग्स दैट इज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब जब वो फ्लूइड से भर गए तो ऑक्सीजनेशन कहाँ से होगी? ठीक है ना। एट टाइम्स ए वेरी सीरियस कंडीशन नमूनिया कैन मेक ए पर्सन वेरी सिक और इवन कॉज डेथ। यस, नमूनिया इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। डिजीज कैन अकर इन द यंग एंड हेल्दी पीपल। इट इज मोस्ट डेंजरस फॉर ओल्डर एडल्ट्स, बेबीज एंड पीपल विद अदर डिजीज विद इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। जिन लोगों का दिफाई निजाम कम है, जिसके अंदर बड़े और बच्चे आ जाते हैं, खासतौर पे उनका दिफाई निजाम इतना मजबूत नहीं होता, या पेशेंट डायबिटिक है या पेशेंट को कोमॉर्बिड्स है, तो पेशेंट नमूनिया के रिस्क पर होते हैं, ठीक है, ज्यादा। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? अगेन एज, एज इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा बूढ़े लोग होंगे, लेट सपोज 60+ के जो लोग होते हैं, 60+ वाले, वो ज्यादा रिस्क पर होते हैं। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो आपको ओल्ड एज वाले मिलेंगे, या बेबीज के अंदर नमूनिया बहुत कॉमन है। आप लोगों ने देखा होगा पीड्स में, तो बच्चों में, छोटे बच्चों में, बेचारों में बहुत नमूनिया कॉमन है। उसके अलावा स्मोकिंग, सीओपीडी का पेशेंट जो है, मैंने बताया आप लोगों को, नीमो न्यूमोकोकल वैक्सीन सीओपीडी के पेशेंट को 5 साल में एक दफा लगवानी है, और इन्फ्लुएंजा का शॉट साल में एक दफा लगवाना है। क्यों? क्योंकि सीओपीडी के पेशेंट रिस्क पर हैं। क्रोनिक डिजीजेस जिनको होती है, लाइक डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गए, वीकेंड इम्यून सिस्टम है, कोई प्रीवियसली टीबी की हिस्ट्री है, प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर नमोनिया। अब यहाँ पर आप आ जाएं, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद कर लें जल्दी से, कि कर्ब स्कोर क्या है। CURB, कर्ब स्कोर 65, कर्ब 65। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि कर्ब 65 क्या है। कर्ब 65 जो है एक स्कोर सिस्टम है फॉर नमोनिया इन ओल्ड एज, ठीक है। 65 तो आप याद कर लेंगे, 65 साल की एज आ गई। मैंने बताया जितनी ओल्ड एज होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये पेशेंट सीरियस होते हैं 65 के, ठीक है। तो रिस्क ऑफ डेथ लेस देन 3% है अगर स्कोर आपका 0 से 1 है, लेकिन रिस्क ऑफ डेथ 9% हो जाता है अगर मॉडरेट सिवियरिटी का स्कोर आपका 2 है, और स्कोर 3 से 5 है, तो रिस्क ऑफ डेथ आपका देखिए 40% तक, 100 में से 40 लोग
ऑलमोस्ट आपके डेड है, डेथ डेथ के नियर हो सकते हैं अगर 3 से 5 का स्कोर आ रहा है कर्व स्कोर में। कर्व स्कोर है क्या? ठीक है, ये आप लोगों को मालूम है कर्व स्कोर क्या है? सी से क्या है, यू से क्या है, आर से क्या है ब्रीदिंग? देखे ना, सी से है कंफ्यूजन, यू से आपका यूरिया लेवल्स आ जाएगा, ठीक है, आर से आपका रेस्पिरेटरी रेट आ जाएगा, बी से आपका बीपी, पेशेंट का बीपी जो है वो कम होगा, हाइपोटेंसिव होगा, ठीक है, आर से आपका रेस्पिरेटरी रेट में टेकिपेनिक होगा पेशेंट, और 65 आपका एज है। ठीक है, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर 0 to 1 है, अदर रीजंस फॉर एडमिशन देखने पड़ेंगे पेशेंट के। अनस्टेबल कोमॉर्बिडिटीज है, सोशल सर्कमस्टेंसेस, पेशेंट की विशेष क्या है, पेशेंट क्या करना चाह रहा है, भाई नहीं हो नो तो भाई ओरल एमोक्सिसिलिन। आजकल एमोक्सिसिलिन तो हमारे पास तो रेसिस्टेंट हो गई है, पाकिस्तान में तो नहीं काम कर रही, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स तो बहुत ज्यादा यूज किए हैं, तो इसलिए रेसिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब लेकिन अभी तक भी गाइडलाइंस में चीजों में एमोक्सिसिलिन चल रही है, और एजिथ्रोमाइसिन खैर अब आ गई है हमारे पास, तो जो चॉइस है अपना नमूनिया के अंदर वो आगे आपको अभी क्लियर हो जाएगा, और स्लाइड है। तो दिस इज अ बेसिक टेबल है आप लोगों के लिए, बेसिक समझाने के लिए कि भाई इसकी मोर्टेलिटी बढ़ेगी जितना ज्यादा स्कोर होगा। तो हम कोई भी ओल्ड एज पेशेंट 65 ईयर ओल्ड का जब हमारे पास इमरजेंसी में आता है, तो हम उसका कर्व 65 निकाल लेते हैं, और हमें पता चल जाता है। और देखें, कंसीडर आईसीयू ट्रांसफर इफ कर्व 65 स्कोर 4 and 5। आईसीयू में पेशेंट कहाँ रखना है? पेशेंट होम जाएगा, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, पेशेंट को आपको ओपीडी बेस पे मैनेज करना है, या पेशेंट को आपको रवाना करना है घर पे, या पेशेंट को आईसीयू की नीड है? ये सब क्या डिसाइड करेगा? ये आपका कर्व 65 स्कोर निकालना डिसाइड करेगा। ठीक है, एम्पिरिकल थेरेपी भी है, ये देखें यहाँ पर भी आ गया है आपका कर्व कर्व 65, यहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये स्लाइड क्लियर कर दी, 1 मिनट, ये क्या हुआ, सॉरी। अच्छा, ये आ गया ना, 2 ही स्लाइड्स हैं ये, बस अब ये पूरा कर लेते हैं हम, 3 मिनट 4 मिनट है हमारे पास। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें, ये आपका कैलकुलेट करें पेशेंट का कर्व 65, इसने सी ओ आर बी कर दिया है, कोई सी यू आर बी करेगा जो आप लोगों को इजी लगे। सी से कंफ्यूजन, ओ से ऑक्सीजन, सी ओ आर बी कोर, ठीक है, ओ टू सेचुरेशन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन दे दी है इसने, या पीओ टू आपका लेस देन 60 mm दे दिया, रेस्पिरेटरी रेट 30 बीट्स पर मिनट, और ब्लड प्रेशर मैंने आप लोगों को बताया पेशेंट हाइपोटेंसिव होगा, लेस देन 90, लेस देन 60। ये आपका कर्व 65 है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन थेरेपी पे आप क्या देंगे? माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, कर्व 65, वही स्कोरिंग सिस्टम इसने बता दी है जो अभी पीछे मैंने स्लाइड पे आप लोगों को बताया, और इधर भी इन्होंने फर्स्ट लाइन थेरेपी में ऑक्सीसिलिन रखी है, सेकंड लाइन में आपकी डॉक्सीसाइक्लिन रखी है। ठीक है, पेशेंट को अगर आईवी की नीड है मॉडरेट में, तो आपको आईवी की नीड है, अगर स्कोर 1 और 2 माइल्ड है तो आप ओपीडी बेस पे मैनेज कर सकते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम आईवी। हाँ, ये थेरेपी हमारे पास चलती है, ठीक है, हम सेफ्ट्राइक्सोन या ऑक्सीडिल के नाम से इंजेक्शन आता है, या अभी तक, ठीक है ना। लेकिन बेंजाइल पेनिसिलिन, पेशेंट एलर्जिक ना हो पेनिसिलिन से, डॉक्सिस प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, यहाँ भी प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, क्योंकि प्रोटोजोल डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो एम्पिरिकल थेरेपी तो स्टार्ट करनी है ना, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप देखेंगे। अच्छा, जो असल कि हम लोग आज तो डेथ के नियर हो सकते हैं अगर 3 से 5 का स्कोर आ रहा है कर्व स्कोर में। कर्व स्कोर है क्या? ठीक है, ये आप लोगों के, तो इसलिए रेसिस्ट 5, बूढ़े लोग होंगे, लेट सपोज 60 प्लस के जो होता है, पैरासाइट्स भी होते हैं, तो डिफरेंट काजेज हैं। सीओपीडी में भी होता है और इसमें भी होता है, इसमें नहीं होती रिवर्सिबिलिटी, सीओपीडी में इसमें डैमेज हो जाते हैं जो है वो एस्थमा, ये सेलुलर इन्फॉर्मेशन तो
प्रोग्रेसिवली वर्स होती रहती है। एडवाइस इन केसेस अदर ट्रीटमेंट फेल टू तौर पे 19-20 ईयर में बहुत सारी मिल रही है, तो इसमें जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, देट आर फिल्ड विद द फ्लूइड। क्या होता है नमूनिया में? नमूनिया आपका बैक्टीरियल नमूनिया भी होता है, वायरल नमूनिया भी होता है, फंगल नमूनिया भी होता है, पैरासाइट्स भी होते हैं। तो डिफरेंट काजेज हैं नमूनिया के जो इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं या इन्फेक्शन कर सकते हैं लंग पेरेन्काइमा की या लंग टिश्यू की सिंपली। या तो उसमें क्या हो जाता है, आपके एल्वोलाई जो है लंग्स के अंदर क्या होते हैं, फिल्ड विद द फ्लूइड। एल्वोलाई आर माइक्रोस्कोपिक सेक्स इन द लंग्स दैट इज एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब जब वो फ्लूइड से भर गए तो ऑक्सीजनेशन कहाँ से होगी? ठीक है ना। एट टाइम्स ए वेरी सीरियस कंडीशन नमूनिया कैन मेक ए पर्सन वेरी सिक और इवन कॉज डेथ। यस, नमूनिया इतना सिंपल नहीं है जितना हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। डिजीज कैन अकर इन द यंग एंड हेल्दी पीपल। इट इज मोस्ट डेंजरस फॉर ओल्डर एडल्ट्स, बेबीज एंड पीपल विद अदर डिजीज विद इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। जिन लोगों का दिफाई निजाम कम है, जिसके अंदर बड़े और बच्चे आ जाते हैं, खासतौर पे उनका दिफाई निजाम इतना मजबूत नहीं होता, या पेशेंट डायबिटिक है या पेशेंट को कोमॉर्बिड्स है, तो पेशेंट नमूनिया के रिस्क पर होते हैं। ठीक है, ज्यादा रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? अगेन एज, एज इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा बूढ़े लोग होंगे, लेट सपोज 60+ के जो लोग होते हैं, 60+ वाले, वो ज्यादा रिस्क पर होते हैं। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो आपको ओल्ड एज वाले मिलेंगे या बेबीज के अंदर नमूनिया बहुत कॉमन है। आप लोगों ने देखा होगा पीड्स में, तो बच्चों में, छोटे बच्चों में, बेचारों में बहुत नमूनिया कॉमन है। उसके अलावा स्मोकिंग, सीओपीडी का पेशेंट जो है, मैंने बताया आप लोगों को, नीमोकोकल वैक्सीन सीओपीडी के पेशेंट को 5 साल में एक दफा लगवानी है, और इन्फ्लुएंजा का शॉट साल में एक दफा लगवाना है। क्यों? क्योंकि सीओपीडी के पेशेंट रिस्क पर हैं। क्रोनिक डिजीजेस जिनको होती है, लाइक डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गए, वीकेंड इम्यून सिस्टम है, कोई प्रीवियसली टीबी की हिस्ट्री है, प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर नमोनिया। अब यहाँ पर आप आ जाएं, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद कर लें जल्दी से, कि कर्ब स्कोर क्या है? CURB, कर्ब स्कोर 65, कर्ब 65। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि कर्ब 65 क्या है। कर्ब 65 जो है एक स्कोर सिस्टम है फॉर नमोनिया इन ओल्ड एज। ठीक है, 65 तो आप याद कर लेंगे, 65 साल की एज आ गई। मैंने बताया जितनी ओल्ड एज होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये पेशेंट सीरियस होते हैं 65 के। ठीक है, तो रिस्क ऑफ डेथ लेस देन 3% है अगर स्कोर आपका 0 से 1 है। लेकिन रिस्क ऑफ डेथ 9% हो जाता है अगर मॉडरेट सिवियरिटी का स्कोर आपका 2 है, और स्कोर 3 से 5 है, तो रिस्क ऑफ डेथ आपका देखिए 40% तक। 100 में से 40 लोग ऑलमोस्ट आपके डेड है, डेथ डेथ के नियर हो सकते हैं अगर 3 से 5 का स्कोर आ रहा है कर्ब स्कोर में। कर्ब स्कोर है क्या? ठीक है, ये आप लोगों को मालूम है कर्ब स्कोर क्या है? सी से क्या है, यू से क्या है, आर से क्या है? ब्रीदिंग देखे ना, सी से है कंफ्यूजन, यू से आपका यूरिया लेवल्स आ जाएगा, ठीक है, आर से आपका रेस्पिरेटरी रेट आ जाएगा, बी से आपका बीपी, पेशेंट का बीपी जो है वो कम होगा, हाइपोटेंसिव होगा। ठीक है, आर से आपका रेस्पिरेटरी रेट में टेकीपेनिक होगा पेशेंट, और 65 आपका एज है। ठीक है, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर 0 to 1 है, अदर रीजंस फॉर एडमिशन देखने पड़ेंगे पेशेंट के। अनस्टेबल कोमॉर्बिडिटीज है, सोशल सर्कमस्टेंसेस, पेशेंट की विशेष क्या है, पेशेंट क्या करना चाह रहा है, भाई नहीं हो नो तो भाई ओरल एमोक्सिसिलिन। आजकल एमोक्सिसिलिन तो हमारे पास तो रेसिस्टेंट हो गई है, पाकिस्तान में तो नहीं काम कर रही। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स तो बहुत ज्यादा यूज की है, तो इसलिए रेसिस्टेंस डेवलप हो गई है। अब लेकिन अभी तक भी गाइडलाइंस में चीजों में एमोक्सिसिलिन चल रही है, और एजिथ्रोमाइसिन खैर अब आ गई है हमारे पास। तो जो चॉइस है अपना नमूनिया के अंदर, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा, और स्लाइड है। तो दिस इज अ बेसिक टेबल है आप लोगों के लिए, बेसिक समझाने के लिए कि भाई इसकी मोर्टेलिटी बढ़ेगी जितना ज्यादा स्कोर होगा। तो हम कोई भी ओल्ड एज पेशेंट 65 ईयर ओल्ड का जब हमारे पास इमरजेंसी में आता है, तो हम उसका कर्व 65 निकाल लेते हैं, और हमें पता चल जाता है। और देखें
कंसीडर आईसीयू ट्रांसफर इफ कर्व 65 स्कोर 4 एंड 5। आईसीयू में पेशेंट कहाँ रखना है? पेशेंट होम जाएगा, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, पेशेंट को आपको ओपीडी बेस पे मैनेज करना है, या पेशेंट को रवाना करना है घर पे, या पेशेंट को आईसीयू की नीड है? ये सब क्या डिसाइड करेगा? ये आपका कर्व 65 स्कोर निकालना डिसाइड करेगा। ठीक है, एम्पिरिकल थेरेपी भी है। ये देखें यहाँ पर भी आ गया है कर्व कर्व 65, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये साइड क्लियर कर देगी। एक मिनट, ये क्या हुआ? सॉरी। अच्छा, ये आ गया ना, दो ही स्लाइड्स हैं ये, बस अब ये पूरा कर लेते हैं हम। 3 मिनट 4 मिनट है हमारे पास। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें, ये आपका कैलकुलेट करें पेशेंट का कर्व 65। इसने सी ओ आर बी कर दिया है, कोई सी यू आर बी करेगा जो आप लोगों को इजी लगे। सी से कंफ्यूजन, ओ से ऑक्सीजन, सी ओ आर बी कोर। ठीक है, ओ टू सेचुरेशन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन दे दी है इसने, या पीओ टू आपका लेस देन 60 mm दे दिया। रेस्पिरेटरी रेट 30 बीट्स पर मिनट, और ब्लड प्रेशर मैंने आप लोगों को बताया पेशेंट हाइपोटेंसिव होगा, लेस देन 90 लेस देन 60। ये आपका कर्व 65 है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन थेरेपी पे आप क्या देंगे? माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, कर्व 65। वही स्कोरिंग सिस्टम इसने बता दी है जो अभी पीछे मैंने स्लाइड पे आप लोगों को बताया। और और इधर भी इन्होंने फर्स्ट लाइन थेरेपी में ऑक्सीसिलीन रखी है, सेकंड लाइन में आपकी डॉक्सीसाइक्लिन रखी है। ठीक है, पेशेंट को अगर आईवी की नीड है मॉडरेट में तो आपको आईवी की नीड है, अगर स्कोर 1 और 2 माइल्ड है तो आप ओपीडी बेस पे मैनेज कर सकते हैं। सेफ्ट्राइजोन 1 ग्राम। ये थेरेपी हमारे पास चलती है। ठीक है, हम सेफ्ट्राइजोन या ऑक्सीडिल के नाम से इंजेक्शन आता है, या अभी तक। ठीक है ना, लेकिन बेंजाइल पेनिसिलिन, पेशेंट एलर्जिक ना हो पेनिसिलिन से, डॉक्सिस प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, यहाँ भी प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, क्योंकि प्रोटोजोल डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं तो एम्पिरिकल थेरेपी तो स्टार्ट करनी है ना। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप देखेंगे। अच्छा, जो असल थेरेपी हम लोग आजकल यूज कर रहे होते हैं वो ये है ना, ये देख लें आप, सेफ्ट्राइक्सोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन। आप लोगों ने देखा होगा ये अक्सर कॉम्बिनेशन इमरजेंसी में वार्ड्स में ये वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है हमारे पास आजकल। आई होप कि आप लोग एग्री करेंगे ज्यादातर कि यही कॉम्बिनेशन हमारे पास पाकिस्तान में ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो सेफ्ट्राइक्सोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन ये मैनेज करेंगे। उसके बाद अगेन यही देख लें आप, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड रख दी है। दिस इज दी लास्ट स्लाइड आई होप। ठीक है, हाँ ये लास्ट स्लाइड है हमारी। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक में क्या देंगे? एमोक्सिसिलिन नहीं देंगे भाई, आप लोग ओरल एजिथ्रोमाइसिन दे देना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये, मैं सिर्फ गाइडलाइंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, हमारे पास पेशेंट रेसिस्टेंट है, प्रॉब्लम ये है ना। ठीक है, रेसिस्टेंट है, एमोक्सिसिलिन हमारे पास ऑलमोस्ट रेसिस्टेंट है। मैं, अगर आप किसी पेशेंट का कल्चर सेंसिटिविटी करा के या ब्लड कल्चर करा के देखेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से ऑलमोस्ट तकरीबन 8 या 9 10 ड्रग्स तो आपकी ऑलमोस्ट रेसिस्टेंट हो चुकी है। एक दो ड्रग आती है बड़ी, जो है वो हाई पावर एंटीबायोटिक जो पेशेंट रेस्पॉन्स करेगा। तो सेकंड लाइन ड्रग में आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन आ गई, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी आती है, बिल्कुल क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम बीडी। ये ओपीडी बेस की बात कर रहा है। लो सिवेरिटी पेशेंट कैन बी मैनेज ऑन द बेसिस ऑफ ओपीडी। मॉडरेट सिवेरिटी पेशेंट को आप ओपीडी में भी कर सकते हैं, या फिर हमें आईवी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एमोक्सिसिलिन आप देखें कहाँ पे डोज उसने बढ़ा दिया, प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग इफ एटिपिकल पैथोजन सस्पेक्टेड, क्लेरिथ्रोमाइसिन ऐड कर दे या एरिथ्रोमाइसिन ऐड कर दे, या आपकी चॉइस है। सेकंड लाइन में डॉक्सीसाइक्लिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन आप साथ में ऐड कर दे। कोएमोक्सिक्लेव ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन तो अभी भी चल रही है, खैर ऑगमेंटिन बहुत चलती है। ठीक है, लेकिन ये एंटी हाई सिवियरिटी में आपको आईवी पे जाना ही पड़ेगा, तो ऑगमेंटिन के इंजेक्शन भी लगते हैं। और क्लेरिथ्रोमाइसिन भी आईवी में आती है आपके पास। या फिर लीवो, लीवो बड़ी बड़ी कॉम्बिनेशन है लीवो का ना, ये देखें आप, 500 मिलीग्राम बीडी ओरली और आईवी। आईवी के बाद हम ओरल शिफ्ट पे करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं 5 दिन के बाद। तो ये एंटीबायोटिक चॉइस है आपकी नॉर्मली इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। और ये आपका आज का रेस्पिरेटरी क्लियर हो गया। कल रेस्पिरेटरी और अभी इमरजेंसीज हमारी है। ठीक है, सो क्लियर है आई होप।
लेस देन 1 मिनट है, जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दे दें।